नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना रामरतन द्विवेदी आरआरडी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने। पहले जो मेरे साथ लोग बैठे हैं मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, इनको ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो ना जानता हो। मेरे लेफ्ट में बैठे हैं एमएसटी सर, फिजिक्स के धुरंधर, कितने सालों का एक्सपीरियंस। आप ऐसे समझ सकते हो कि हम जो 3 लोग बैठे ना, कम से कम एक्सपीरियंस बैठा है आपको 60 से 70 साल का। इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके सामने बैठा है। और मेरे राइट में बैठे हैं निखिल श्रीवास्तव सर, एनएस सर, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड एचओडी मैथ्स एंड एकेडमिक हेड ऑफ आईआईटी जेई डिवीज़न। आज हम लोग बात करने आए हैं कि जैसा आप सबको पता होगा कि जेई मेंस की जो डेट है वो एनटीए ने अनाउंस कर दी है। अब बचा हुआ जो समय है, लगभग 4 मंथ्स बचे हैं, तो उस रिमेनिंग जो समय है उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसको कैसे प्लान करें जिससे आप बेहतर रैंक के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर कर पाएं। क्योंकि क्या होता है, पूरी कोशिश रहती है कि परसेंटेज जो हो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ज़्यादा बने। क्योंकि जिन्होंने सर लेट शुरू किया उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन टाइम से शुरू की है तो आपका ये नैतिक धर्म है, कर्तव्य है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ के आना है। तो मैं शुरुआत करता हूं, चर्चा की शुरुआत करता हूं एनएस सर से कि सर 4 महीने बचे हैं इस समय। बच्चे को मतलब बच्चा थोड़ा सा परेशान भी हो रहा है कि अभी तक तो जैसे टीचर कहते थे कि भाई आप तो मेहनत करते रहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब बचे हुए 4 महीने में केवल मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, प्लान्ड मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं तो आपका मतलब क्या कहना है कि 4 महीने को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए सर, बच्चों को सबसे पहले तो ये है कि परेशान नहीं होना है। 4 महीने ये नहीं कि डेट आगे घबरा रहे हो उसको देख करके। 4 महीने बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। प्लान जो भी आपने, अगर कई बच्चे जैसे 12th के बच्चे हैं उनका सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे होगा, उनके लिए तो फुल फ्लैश रिवीजन का शेड्यूल है। 13 के कुछ फेसेस ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया होगा, तो उनके लिए भी सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे होगा। कुछ बच्चे थोड़ा लेट होंगे, उनको परेशान हो रहे होंगे सर इतना सिलेबस है। तो बेटा आपको तो पहला पॉइंट तो मैं उन्हीं के लिए बोलूंगा सर, जो लेट बच्चे हैं इनका सिलेबस नहीं हुआ है, उनको ये परेशान नहीं होना है कि हमें 100% करके ही जाना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने अगर 70% भी अच्छे से किया है, प्रैक्टिकल बातें करें, मैथ्स की बात करें, 70% का वहाँ 70% भी करा है तो भी आपके 50% नंबर आ जाएंगे बहुत आराम से। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन ये कहती है। बाकी जो बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका है वो पीवाईक्यूज पे फोकस करें, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें और रिवीजन का जो बेस्ट टूल यूज़ करें वो पीवाईक्यू ही करें, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपके पास मेंस के फ्रेम में। अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से लास्ट 4-5 साल में ऑनलाइन पेपर जितने भी हुए हैं उनमें बहुत सारा क्वेश्चन है आपके कंटेंट वाइज। आप उन क्वेश्चंस के थ्रू सब्जेक्ट को सीख भी सकते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है, अभी भी किसी टॉपिक में आप वीक हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को करें, उनसे आइडिया लें कि कौन कौन से उस टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन से पार्ट पे बेसिक फोकस करना है, हम सिर्फ उन्हीं पे काम करें। कोई चैप्टर है जैसे बहुत लेंदी है, उसको उतना लेंदी है अगर आपको तो खींचने की जरूरत नहीं है, आप उसके पीवाईक्यूज करें, आइडिया लें, अच्छा इसके अंदर तो ये तीन चीज़ें ऐसी थी जो बहुत पूछी गई हैं, तो हम बेसिकली उन 3 चीज़ों पर काम करें। तो मेरा सजेशन तो ये है कि बच्चों को पीवाईक्यूज के थ्रू अपना रिवीजन प्लान करें, अच्छे से प्लान करें। जिन बच्चों का अभी क्लासेस चल रही हैं उनके लिए एक छोटा सा पॉइंट और है कि आप अभी से थोड़ा पीवाईक्यू अगर कर सकते हैं, तो मैं बोलूं कि आप ऑल्टरनेट डेज में भी अगर 1 घंटा निकाल पा रहे हैं तो आप 1 घंटा एक दिन मैथ्स का निकाल लें, एक दिन फिजिक्स का निकाल लें। भले आप उस 1 घंटे में 15 से 20 ही क्वेश्चन करें, बट आपको आइडिया लगता चलना चाहिए कि पीवाईक्यूज में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। अब मैं एमएससी सर, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छे बच्चे भी पढ़ाए हैं, बहुत रैंक भी आपने निकाली है। तो आप बताइए कि जो बचे हुए समय है, 4 महीने का समय है, इसमें बच्चा कैसे उस समय को यूटिलाइज करे जिससे वो अपना बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस शो कर पाए? बिल्कुल सर, मेरा तो यही मानना है कि आप जेई के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे 4+5 माने, 4 मंथ प्लस 5 मंथ। मतलब पहला जो जेई मेंस है उसमें ज़्यादातर बच्चे हड़बड़ाएंगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपका पहला जेई मेंस अच्छा हो गया तो आपने एक अच्छी एनआईटी सिक्योर कर ली, अब आप अगले 5 महीने पूरी तरह एडवांस पे फोकस कर पाएंगे। तो अभी आप दोनों की तैयारी एक साथ ना करें, आप दोनों की तैयारी एक साथ ना करें। आपके जो क्लास में जो चल रहा है वो चले, जैसा चल रहा है। अब क्लास में सर दोबारा बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो एडवांस और मेंस की थ्योरी वैसे थ्योरी तो सिमिलर ही होती है, तो आप उसको फॉलो करें। लेकिन साथ के साथ जैसे एनएस सर ने कहा पीवाईक्यूज, और उस पर भी मैं बोलूंगा 22 और 23, क्योंकि एनटीए ने 21 का पेपर थोड़ा बिगाड़ा था, तो उसमें आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ है। 22 में एनटीए बहुत रिफाइंड पेपर लेके आया था, 23 में भी बहुत रिफाइंड पेपर आया था, तो 23 का उन्होंने 22 एज इट इज रिपीट किया। तो वैसा ही पैटर्न आएगा। तो जैसे अगर आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं या रोटेशन,
बहुत सारे बच्चे सर हमारे फिजिक्स में रोटेशन छोड़ देते हैं, तो रोटेशन छोड़िए मत। रीजन, रोटेशन का एक सवाल आएगा, ईएम वेव का भी एक ही सवाल आएगा। एडवांस में क्वेश्चन डेप्थ तक आते हैं, मेंस में हर चैप्टर से एक सवाल आएगा। तो मुद्दा यह है कि आपको हर चैप्टर करके जाना है, लेकिन एडवांस लेवल तक नहीं। किस लेवल तक करना है? तो 22 और 23 का पीवाईक्यूज के प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चिपका दीजिए कि रोटेशन में मुझे इस लेवल तक पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है बस। तो आप देखिएगा, जिसे रोटेशन आप बहुत वीक मान रहे थे, वो हो सकता है कि आपका पीवाईक्यूज के लेवल पे हो जाए, हो चुका 2-3 क्वेश्चन छोड़ के। तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि फिजिक्स में 37 टॉपिक्स है, 30 क्वेश्चन पूछने होते हैं। जेईई मेंस सबसे इक्वली खेलता है, हर चैप्टर से हर चैप्टर से क्वेश्चन आता सर हमारा रोटेशन 20 लेक्चर लगते हैं और ईएम वेव हाफ लेक्चर में होता है, लेकिन दोनों से है, दोनों से एक क्वेश्चन आता है। करेक्ट है। तो रोटेशन भी करें, ईएम वेव भी करें, पोलर। और सर जो फिजिक्स में जेईई मेंस एक्सक्लूसिव 8 टॉपिक है, वो सब जरूर कीजिए। और जो लास्ट में आपके टॉपिक्स हैं, वो जो आप मान रहे हैं कि जो लास्ट में होंगे, या जो जैसे जो बैच लेट चालू हुआ है, मान लीजिए जो कहीं भी इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी और इंस्टीट्यूट में हो, कहीं भी हो, जैसे भी बच्चे की सिचुएशन ऐसी हो कि जेईई मेंस जनवरी तक सिलेबस नहीं हो रहा, इस कारण बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। उस सिलेबस को जेईई मेंस लेवल तक का कर लें। करेक्ट। बस वो 22 और 23 के पीवाईक्यूज को आप सिलेबस मान लें, गाइड मान लें कि मुझे इस लेवल तक और यही पढ़ना है। तो 22 और 23 को तो एकदम रिग्रेसली, मैं ये नहीं कह रहा एक बार करें, लेकिन उसको रखें अपने पास और उसी को बेसलाइन माने कि इतना ही करना है अभी। और जैसे ही सर एक बार जनवरी जेईई मेंस जिसका अच्छा हो जाता है, हाँ, उसका एडवांस में लग जाएगा, बहुत आसान हो जाता है एडवांस। तो सर ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे 22 और 23 की आपने बात करी, तो 22 के तो पीवाईक्यू रिवीजन के लिए यूज करें, और 23 के जो पीवाईक्यू है वो बिल्कुल पेपर के फॉर्म में दे दें। सर इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही शानदार है भाई। आपको जैसे आपको बेटा पता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 9 से 12 और 2 से 5 के मतलब स्लॉट में होता है। तो अगर आपके पास 2023 की बात करें तो कितने पेपर थे सर टोटल? 8 के पहले स्लॉट में शायद 6 थे, और टोटल 12 या 16 पेपर 16 पेपर थे। तो यानी कि आपके पास 16 टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट की तरह उनको यूज कर सकते हैं। और आप अगर आपके पास 16 टेस्ट पेपर है, तो मेरा मानना है कि 9 से 12 में आप 8 पेपर दीजिए, और 2 से 5 में भी 8 पेपर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी टेस्ट पेपर देने की हैबिट विद इन टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं है कि आपका स्लॉट 9 से 12 में आएगा कि 2 से 5 में आएगा। तो अपन हर तरह से हैबिचुअल होंगे कि भाई किसी भी स्लॉट में मेरा अगर आ जाता है तो उस टेस्ट में आपको एटलीस्ट 3 घंटे बैठने की हैबिट तो है। बिल्कुल सर, ये दोनों जरूरी है। वो जो दोनों जरूरी है। 22 प्रैक्टिस के लिए हो गया, और 23 पेपर की प्रैक्टिस के लिए हो गया, मतलब 22 रिवीजन के लिए और वो प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अच्छा, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये जो बचा हुआ समय है, इसमें मैं मतलब अभी मैं जैसे क्लास लेके आया तो अभी भी 2-4 बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें ना मैं जो सिलेबस चल रहा है उस पे ज्यादा फोकस करूं कि मैं रिवीजन पे ज्यादा फोकस करूं। बहुत सारे बच्चों का एक आ रहा है। तो सर सर क्या मानना है आपका, क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों के साथ ये सबसे बड़ा इशू रहता है कि सर करंट का जो चैप्टर चल रहा है वो के चक्कर में बैकलॉग, जो पीछे के चैप्टर में वो रिवाइज नहीं कर पा रहे। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं, अगर आपको पता है कि उसका वेटेज है, तो आप उस चैप्टर को तो स्किप कर ही नहीं सकते हैं कि आपके क्लास में जो चल रहा है या जो होने वाला है, ऐसा तो है नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन आप उसके चक्कर में आज मतलब वही वाली बात हो गई कि हम आज को देख रहे हैं, पीछे वाले को छोड़ते जा रहे हैं। तो पीछे वाले को कनेक्ट करना है, लेकिन आज वाले को छोड़ना नहीं है। आप पीछे वाले में आप जितना कनेक्ट कर पाए, देखिए टाइम ऑब्वियसली बात है 24 घंटे सब बच्चे के पास होंगे जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको उतना करना है कि पिछले के चैप्टर से, जैसे मैंने भी बोला कि आप वीक में 1-1 घंटा भी अगर पर डे निकाल लेते हैं, मान लीजिए रिवीजन के पर्पज से, आप 2 दिन फिजिक्स निकाल लो, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो अगर आप, तो 2 चैप्टर आपके, भले आप उसमें 15-15 क्वेश्चन करो, तो आप उस चैप्टर के टच में बने रहोगे, जो भी चैप्टर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज। संडे जैसे अगर आपके पास फ्री है, कोई क्लास नहीं है आपकी या कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है आपका, तो संडे आपके पास काफ़ी टाइम मिलता है। अगर आप अपना करंट होमवर्क भी कंप्लीट कर लोगे तो उसके बावजूद भी आपके पास आराम से 5 से 6 घंटे निकल आएंगे। 5 से 6 घंटे का मतलब अगर आप 2-2 घंटे पर सब्जेक्ट को दे रहे हो और एक चैप्टर उठा रहे हो, तो भी आपके 3 चैप्टर उस दिन भी रिवाइज हो गए। बिल्कुल। तो ये पूरे वीक का शेड्यूल आप बहुत प्लान वे में अगर करेंगे तो आप कभी भी पिछले चैप्टर जो भी हो चुके हैं उनका रिवीजन भी कर लेंगे, करंट कभी भी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। करंट तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, इवन जब तक आपके चैप्टर्स जितने भी चल रहे हैं जनवरी के लगभग में मैं मान के चलूँ तो 10 जनवरी तक तो आपको प्रॉपर वे में करंट के साथ ही चलना है। 10 के बाद तो आप फिर भी थोड़ा सा डिले छोड़ सकते हैं चीज़ों को और प्रॉपर रिवीजन में आ सकते हैं। मेरा तो मानना है सर कि संडे को तो आप कसम खा लो, नो होमवर्क। हाँ, वो भी एक संडे नो होमवर्क, मतलब कसम खा लो संडे कोई होमवर्क नहीं करना, पूरा संडे केवल रिवीजन करेंगे। मतलब आपका होमवर्क छूट रहा है ना, छूटने दो, लेकिन रिवीजन में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि सर अगर पीछे की चीजें याद नहीं होंगी तो आगे का पढ़ने से बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि आएगा एग्जाम में तो आएगा तो सारा ही आएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो है पीछे का रिवाइज तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है बेटा, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि रिवीजन के साथ ही आगे के चैप्टर को आपको कवर करना है। और जैसे एमएसटी सर ने बोला कि भाई पीवाईक्यू आप देख लीजिए, पीवाईक्यू में कौन से क्वेश्चन किस लेवल तक आ रहे हैं वहां तक आप कर लीजिए। अभी इस समय तो एडवांस को सॉरी बोलना है, एडवांस की कोई प्रिपरेशन नहीं। हम लोग यहाँ बात करने आए हैं सिलेक्शन की, ना कि टॉपर बनने की। करेक्ट है, क्योंकि टॉपर जो, अगर आप टॉपर हो तो आपको तो एडवांस करना ही है, करना ही है। लेकिन हम लोग केवल आज जो सर हम लोग बात करेंगे उसमें है कि आप अच्छी रैंक से कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। अच्छी रैंक से, हाँ, अच्छी रैंक से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल रैंक एकदम से। टॉप कर दोगे, वो वाली बात आज हम लोग करने नहीं आए। इसलिए कि अगर आपको सिलेक्ट होना है, अच्छी एनआईटी में जाना है, अभी केवल बात एनआईटी की हो रही है, आईआईटी की नहीं हो रही है। उसके लिए 5 महीने हाँ, उसके बाद मेंस के बाद 5 महीने मिलेंगे, तो आप उसमें आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी अपना टारगेट है एनआईटी, टॉप एनआईटी में अच्छी ब्रांच के साथ सीट सिक्योर करना। ठीक है, तो उसके लिए अब सर कुछ हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगर देखा जाए कि भाई केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर क्या कर सकते हैं, तो देखो बेटा, फिजिकल में आपने देखा होगा हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। जैसा एमएसटी सर ने बताया कि फिजिक्स में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वैसे ही केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और फिजिकल में आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन इंटीजर टाइप होते हैं। जो फिजिकल में अगर आप जेईई मेंस देखोगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे, इंटीजर टाइप। अच्छा, इंटीजर टाइप में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से 5 करना है। तो देखिए, मैं फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पेपर में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन इंटीजर दिख रहे हो होते हुए, तो फिजिकल मत करना। क्योंकि फिजिकल में क्या होता है, कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नो कैलकुलेशन, देखते ही आंसर आता है। हाँ, अब आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं मिल रहे तो फिजिकल करना ही पड़ेगा। अच्छा, आसान होता है, फिजिकल के क्वेश्चन भी आसान होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधे फॉर्मूला लगाइएगा आंसर आएगा। तो इसलिए हर एक चैप्टर, जैसे लिक्विड सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो आयनिक केमिकल, कंफर्म एक एक दो क्वेश्चन आने ही हैं। इसलिए आप कोई चैप्टर स्किप कर दूं, ये चैप्टर छोड़ दूं, देखिए ये तो आप अपने रिस्क पे छोड़ सकते हैं। भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरा पेपर तो मेरे को करना नहीं, तो 1-2 चैप्टर अपन मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को लगता है कि नहीं मैं अच्छा पेपर करने वाला हूं, तो मेरी समझ में जेईई मेन लेवल का, जैसे एमएसटी सर ने अभी बताया था कि जेईई मेन लेवल तक का कोर्स कंप्लीट करिए, एडवांस अभी छोड़ दीजिए। थ्योरी एक जैसी ही है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा आप टफ ना करें, और पीवाईक्यू में फोकस करेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। जहां तक ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन आती है, बिल्कुल कोई मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आता है। इसलिए इस समय केवल आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फोकस करिए, चीजों को याद करने का। भाई एल्डोल का रिएक्शन आ गया, अब आपको प्रोडक्ट पता है तो आप तुरंत लिख दीजिएगा। मैकेनिज्म करिएगा तो ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म से आंसर नहीं आएगा, टाइम तो लगेगा ना सर। बिल्कुल, अपने को टाइम बचा के काम करना है कि कहां अपन टाइम, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में टाइम बचा लेते हैं तो वो जो टाइम बचेगा उसको आप मैथ्स में यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंदी होता है, उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। और एक बात और कि अगर आपने, बहुत सारे आपको बोलेंगे कि भाई केमिस्ट्री, आपको मैथ्स और फिजिक्स दोनों लोग बैठे हैं, ये लोग हमेशा क्लास में बोलते हैं कि केमिस्ट्री 40 मिनट में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं हम। हर नहीं, तब बोलते सर कि अगर मैथ्स में ज्यादा नंबर लाने तो 40 मिनट में आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। देखो एक बात बता दूं बेटा, केमिस्ट्री 40 मिनट में क्या 35 मिनट भी हो सकती है, लेकिन तभी हो सकती है जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपकी टिप्स पे मतलब, क्योंकि सर फिजिकल में तो आप नहीं रट के जा सकते, उसमें तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। तो अगर आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग है, ये तुरंत आपके नंबर को एनहेंस कर देगा। इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रॉपर फोकस होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हर साल 3-2 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, ब्लॉक केमिस्ट्री हर साल आती है, अगर आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं हुई तो अभी से एनसीईआरटी के पेज पलटना शुरू कर दीजिए। केवल रीडिंग लगाना, याद नहीं करना ही। अगर आप 4 बार रीडिंग लगाओगे, विश्वास मानिए आपको सब याद हो जाएगा। केवल एनसीईआरटी की ब्लॉक केमिस्ट्री की रीडिंग लगाइए, ऐसे काम हो जाएगा आपका। सर जैसे आपने जो बोला ना, इसके लिए तो मैं क्लास में डायलॉग बोलता हूँ जी कि सिलेक्शन तो केमिस्ट्री करवाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात। रैंक फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स दिलवाएगी, सिलेक्शन केमिस्ट्री करवाएगी, बस आप बोलता हूँ। लेकिन सर एक बात और बताऊँ आपको, मैंने ये देखा है कि जैसे मान लो किसी के बच्चे की मैथ्स अच्छी है, सपोज
किसी की मैथ्स अच्छी है लेकिन स्पीड बहुत स्लो है, हाँ, तो अच्छी है स्पीड स्लो है। भाई साहब अगर आप ऐसे हो कि आपकी मैथ्स अच्छी है लेकिन स्पीड स्लो है तो घड़ी अच्छी वाली पहन के जाना एग्जाम में, क्योंकि एग्जैक्टली में क्या होता है जब क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं बहुत अच्छा लगता है हाँ, किसी को भी। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन हो रहे हैं ना आपको बहुत अच्छा लगता है। 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन करने थे, हमने 25 के 25 कर दिए, उसमें ऐसा लग रहा है कि 23 सही है लेकिन समय लग गया 2 घंटे, 2 घंटे 2 घंटे सही बात समय है। लग गया 2 घंटे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है स्पीड स्लो है, बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो आपको एग्जाम में आने वाले समय में आपको फायदा करेंगी। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं सर। वैसे अभी तो पेपर दूर है जी, लेकिन मेरे हिसाब से तो केमिस्ट्री सबसे पहले करनी चाहिए पेपर में, हाँ बिल्कुल। फिर मैथ्स और फिजिक्स के आसान। अब हाँ, आसान कर ले राउंड वाइज। सर मेरा तो मानना देखो ऐसा है कि अगर मान लो आप ऐसे सोचो कि आपको 60%, मान लो आप कसम खा के जाते हो कि भैया मेरे को NIT में जाना है, मेरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक अंडर 10 नहीं लानी है, तो अगर अपन टारगेट बना लेंगे 60 से 70% ही पेपर अटेम्प्ट करना है, हाँ। 60 to 70। और सर ऐसे बच्चे विनर होते हैं, हाँ विनर होते जो हैं, पहले से डिसाइड fix करके पहले से फिक्स है कि मेरे को तो भैया ना 99 परसेंटाइल लाना है, दैट्स ऑल। तो अगर अपन ये सोचें कि जब बच्चा बार बार यही कंफ्यूजन में रहता है कि मैं फिजिक्स करूँ, केमिस्ट्री करूँ, मैथ्स करूँ, तो मेरा मानना है कोई भी सब्जेक्ट पहले करो, कोई भी, बट करना क्या है कि आपको ध्यान सुनने करना क्या है। पेपर स्टार्ट किए, पहले सबसे पहले हम 10 क्वेश्चन करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कैसे? खोज के इजी ढूंढना, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप पहले से स्टार्ट हो गए कि भाई शुभ होता है पहला, हाँ। पहले से ही शुरू कर दो, नहीं। 10 क्वेश्चन करिए, आपने मान लो मैथ्स उठाई तो क्वेश्चन 10 करना, 10 के आगे 11वां नहीं करना, सब्जेक्ट बदलो। 10 आपने फिजिक्स करे, 10 केमिस्ट्री करे, 30 क्वेश्चन कर दिए, ध्यान रखना है गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 30 क्वेश्चन कर दिए, फिर आपके सब्जेक्ट हो, फिर उसके 5-5 उठाओ, खोजो, 5-5 करो, ब्रेक करके 5-5 10-10 ऐसे करके देखोगे कि आपको बढ़िया पेपर हो गया। बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे ऐसे आप क्वेश्चन खोजोगे तो समय बहुत चला जाएगा। अरे जब अपना टारगेट ही नहीं है, हमारा टारगेट ही नहीं है 300 में 300 लाना, जब 300 में 300 लाने नहीं है, हमें 60% करना है, तो हमारे समय की कोई कमी नहीं है सर। तो जब समय की कमी नहीं है तो आराम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो। अगर आपको किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो पहले 10 क्वेश्चन वो होने चाहिए जो किसी भी सब्जेक्ट के हो, सारे के सारे सही होने चाहिए। हो। अगर आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा बढ़ेगा ना कि आगे के आने वाले क्वेश्चन सब सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके सोचो लाइन से 5 क्वेश्चन लाइन से गलत हो गए, आगे भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए कॉन्फिडेंस, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। यानी अगर आप पहले 10 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा बढ़ेगा और कोई भी एग्जाम कॉन्फिडेंस इसके बल पे जीता जा उसी सकता बल पे है। जीता जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अभी बचे हुए 4 महीने में अगर किसी के मन में ये विचार आ गया कि इतना समय हो गया, मेरे से तो कुछ हुआ नहीं, अब मेरे से तो बहुत मुश्किल है होना, तो नहीं होगा। बी पॉजिटिव। मतलब आप ऐसे सोचना है कि यार सर आप लोगों को याद होगा पहले हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोचिंगों में क्रैश कोर्स चलता था। बच्चा 12वीं में बोर्ड का एग्जाम देके क्रैश कोर्स चलता था और IIT सेलेक्ट हो जाता था, एडवांस सेलेक्ट हो जाता था 3 महीने में यार, 3 महीने में एडवांस सेलेक्ट हो जाता था। अभी तो अपन जेई मेन की बात कर रहे हैं, अभी तो 4 महीने, अभी तो 4 महीने जेई मेन के लिए। जेई मेन आसान पेपर है, फिर अपन क्यों होप छोड़ रहे। बी पॉजिटिव, एकदम 100% कॉन्फिडेंट रखिए, अपने आप को बिल्कुल बूस्टर रखिए कि मेरा ही होगा। और जब आप कहते हो मेरा ही होगा, उसी के हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि बस मेरा ही होगा, पढ़ना कुछ नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरा ही होगा तो आप देख लो कि आप मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए। ये ऐसा समय है ना सर, 4 महीने का जो रिमेनिंग समय, इसमें हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते कैसे भी। ये वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब आपको 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, उतना असर दिखाना पड़ेगा। इतना तो आपको मतलब यार एक बात, और अगर दिखा लोगे तो हो भी जाएगा, हाँ हो जाएगा, बिना टेंशन। सर एक बात बताओ, आप बहुत अच्छी चीज के लिए जा रहे हो, हाँ। अब आप 4 महीने में मेहनत नहीं करोगे, वही पॉइंट है लास्ट। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा NIT जाऊंगा, उसके बाद IIT जाऊंगा, लेकिन हम 4 महीने भी नहीं पढ़ेंगे तो बेटा कैसे करेंगे। ऐसा एक आदमी कोई तुम्हारे नजर में हो, बता देना जो बिना मेहनत के सक्सेसफुल हुआ, वो किसी भी फील्ड का हो, उसने जिस भी फील्ड का है उस फील्ड में मेहनत करिए। तो मेहनत के बिना बेटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेहनत करते रहिए और अपना परफॉर्म करते रहिए। अब सर अपना तो सर वीडियो इसलिए है ना कि मेहनत तो करनी है इनको, हम गाइड कर रहे हैं
कि किस रेफरेंस और बेस लाइन पे करनी है। हाँ वही तरीका है, वही तरीका भाई, वही तो करना पड़ेगा। स्मार्ट स्ट्रेटजी अब कैसे बनानी है आपको, जो भी आप रेगुलर वे में अभी तक कर रहे थे उसको कैसे चेंज करेंगे, कितना स्मार्टली करेंगे, वो पॉइंट आपको सोचना है। अपने आने वाले टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे बेस्ट और ज्यादा पढ़ाई में मेनली। अब बच्चा के एक बात और करते हैं सर कि बच्चा जो 12वीं का है उसका बोर्ड भी आ रहा है हाँ ना। अब 12वीं का जो 12th में बच्चा इस समय है उसका बोर्ड की भी प्रिपरेशन है, वो कैसे मैनेज करे इन 4 महीनों में, बोर्ड और जेईई मेंस को कैसे मैनेज करे एमएसटी सर? सर मैं तो यही कहूँगा, बोर्ड में सर देखिए, बोर्ड जेईई मेंस और एडवांस तीनों अलग अलग पैटर्न है। ठीक है। जे एडवांस में कम टॉपिक डेप्थ, जेईई मेंस में सारे चैप्टर्स और आपके पीवाईक्यूज के रेफरेंस लेवल पे। बोर्ड में आपको डेरिवेशंस याद करने है ना। हमारा जैसे हमारे फिजिक्स में अलग अलग होता है सर। फिजिक्स में तो जैसे 20 या 30 डेरिवेशन है, उन्हीं में से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, फिक्स है। उन डेरिवेशन को आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है, अच्छे डायग्राम के साथ बनाना है। तो एक्चुअली क्या है सर, इन जनरली 12th का सिलेबस अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो कहीं जल्दी हो जाएगा, कहीं लेट हो जाएगा, लेकिन नवंबर एंड तक तो हो ही जाएगा, अपना हो जाएगा। हाँ तो नवंबर एंड तक हो जाएगा, नवंबर एंड तक आराम से हो जाएगा। तो नवंबर एंड बच्चों का तो अपन अक्टूबर में फिनिश कर रहे हैं। हाँ तो नवंबर एंड के बाद सर फिजिक्स में वो जितने भी, मैं फिजिक्स में भी यही बोलता हूँ सर, 10 ईयर के जो पीवाईक्यूज होते हैं, जैसे 5 मार्क्स से हमारे डेरिवेशन फिक्स है, 3 मार्क्स के डेरिवेशन फिक्स है, 2 मार्क्स के डेरिवेशन फिक्स है, 1 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो कम वेटेज वाले होते हैं और वो बच्चा आंसर दे भी देता है, और उसमें अगर आपने 2 लाइन लिख भी दी तो एग्जामिनर भी नंबर दे देता है। तो आप जब अपने सिलेबस कंप्लीट कर लें तो एक तो अपना रिवीजन स्टार्ट करें थ्योरी का, और वही अगेन जेईई मेंस के लिए पीवाईक्यू लेवल हाफ डे उसको डेडिकेट करें, प्लस जो भी बोर्ड के लिए कंटेंट है उसको लिखने की आदत डालें, क्योंकि इन 2 साल की कोचिंग में आपकी लिखने की आदत छूट जाती है। बिल्कुल। अच्छी राइटिंग के साथ, अच्छे डायग्राम के साथ, प्रैक्टिकल भी होंगे, आपको फाइल वगैरह बनानी पड़ेगी, उसको अच्छे से तो वो आदत डालें तो पड़ जाएगी। हाँ, तो वो धीरे धीरे रोज आदत डालेंगे। मतलब अगर सर डेली 3 घंटे भी देंगे दिसंबर से, तो उनको पता भी नहीं चलेगा और उनका पूरा बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक डेरिवेशन को 3-3 बार लिखें, 2 बार आप देख के भी लिख लें, भले 3री बार बिना देखे लिखें, आदत डालें। तो फिजिक्स में तो सर स्मूथली ऐसे हो जाता है। सर ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे जिन जो बच्चे बोर्ड के हैं, जो चैप्टर बोर्ड के हो चुके हैं, क्योंकि 11th का चैप्टर अलग है, 12th के अलग है, तो आपको अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो अगर अपन पीवाईक्यू खरीद ले बोर्ड के, समझिएगा, पीवाईक्यू खरीद लेते हैं बोर्ड के, और आप तो क्या करो, कॉपी खरीदो, बोर्ड की सेपरेट कॉपी बनाओ और बोर्ड के पीवाईक्यू करना शुरू करो, लिख के, पढ़ के नहीं, उनको क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि आपने थ्योरी तो रिवाइज करी है, जेईई मेंस में अपन जो कोचिंग में आपने पढ़ी है वो तो आपके पास थ्योरी है, तो उसको लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करो। लिख के प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपका जेईई मेंस का थ्योरी भी हो रही है, बिल्कुल, साथ ही साथ आपका बोर्ड भी हो रहा है। बहुत बढ़िया सर, फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। मतलब आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो गई, बोर्ड भी हो गया साथ में। बोर्ड में अगर आप 10 साल के पीवाईक्यू बोर्ड के सॉल्व कर लो, मेरे को नहीं लगता उससे ऊपर कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता ना। तो सबसे बेस्ट है 10 इयर्स के आप पीवाईक्यू खरीदिए बोर्ड के, उनको एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बोर्ड के करना शुरू कर दीजिए। अपने आप आपको लिखना भी पड़ेगा, लिख के करिए, आपके अपने आप प्रैक्टिस भी हो रही है, जेईई मेन की रिवीजन भी हो रहा है। सबसे बेस्ट वे है बोर्ड की प्रिपरेशन करने का, साथ में मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे है। तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री में है, थोड़ा मैथ्स में सर होता है कि मतलब बोर्ड का लेवल जो जेईई मेंस का लेवल थोड़ा डिफरेंट है, पर ठीक है। आप तो आएंगे, हाँ, कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो आएंगे, रिवाइज करते, कांसेप्ट रिवाइज हो भाई, जाएंगे। बेसिक तो आएगा ना सर, बेसिक आएगा तो कम से कम थोड़ा सा फायदा तो होगा। अच्छा, अब जो है ना, जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि भाई बचे हुए 4 महीने में कैसे रिवीजन करें, रिवीजन तो करना, ये बात क्लियर हो गई, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, ये बात क्लियर हो गई, बट हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज करें? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको कैसे रिवाइज करे वो विद इन टाइम? मेरे ख्याल से सब्जेक्ट वाइज ओपिनियन अपन तीनों दे दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे लगता है तो बच्चों लाइक जैसे जहाँ पे भी ज्योमेट्री वाला पार्ट आता है, लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, वेक्टर 3D हो गया, ये लेंदी भी आता है, ये फॉर्मुला बेस्ड होता है, इसके फॉर्मुले और कंसेप्ट दोनों रटे होने चाहिए आपको, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका ये चैप्टर भी नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड है कि आप अभी इसको पढ़ेंगे, उसके साथ कर लें। अगर आपका ये चैप्टर हो चुका है तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन चैप्टर का रिवीजन आप लास्ट में रखें, मेरा सजेशन है, बिल्कुल लास्ट में। मैथ्स का रिवीजन की जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसमें जो भी ज्योमेट्री बेस्ड कंसेप्ट चैप्टर्स हैं उनको आप लास्ट में रखें, जिससे आपको फॉर्मूले ऑन द स्पॉट याद रहें। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में भी आप कर सकते हैं। आप अभी बेसिकली फोकस करें, मेजर वो करें अलजेब्रा और कैलकुलस पे, मैथ्स की बात अगर मैं करूँ तो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ये आप लास्ट राउंड के लिए रखें। मतलब आपका जो भी ऑर्डर होना चाहिए उस पर आखिरी में आना चाहिए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D एंड ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल बेस
फॉर्मूले बहुत होते हैं, कंसेप्ट हैं, रटे रटाए कंसेप्ट हैं, जैसा कंसेप्ट है वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, पीवाईक्यू से भी आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आता है एक टॉपिक होता है जो जेईई मेंस के एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं, उसके आपको पता है कि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने, वो श्योर है। वो आप अगर ढंग से उसको रिवाइज करके जाएंगे तो वो हो सकता है एक दिन में रिवाइज हो जाएगा पूरा, आपके 3 क्वेश्चन को कवर कर लेगा। तो ये मैथ्स की स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये रहनी चाहिए आपकी। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करूं बेटा तो क्या होता है, देखिए होता क्या, जैसे आपने मान लो रिवीजन करना शुरू किया तो अपने पास रिवीजन के टूल क्या है। एक टूल है कि अपन जो मॉड्यूल अपने कोचिंग में मिला है उसको वापस सॉल्व करें, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे कोचिंग में नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, उनको प्रॉपर थ्योरी पढ़ें एक एक चैप्टर की, और थ्योरी रिवाइज करें, फिर मॉड्यूल करें, फिर पीवाईक्यू करें। अब होता क्या है, मेरा जो मानना है, होता यह है कि जब हम किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं, लाइक केमिकल काइनेटिक्स लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी पढ़ना शुरू किए बिगिनिंग से, अब ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे को आता था, ये तो मेरे को आता था, ये तो मेरे को आता था। तो ऐसा हो सकता है सर कि 60-70% चीजें आपको उस थ्योरी के पहले से ही याद हो, क्योंकि आपने इतने टेस्ट दिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, तो थ्योरी याद होगी, 2-4 बार रिवीजन भी हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो सब आता था। अगर आपको आता था और आपने फिर से नोट्स पढ़े तो टाइम बर्बादी हुई, समय गया आपका, क्योंकि उसकी जगह कुछ और कर सकते हैं। तो अब ये होगा कि फिर कैसे पता कैसे चलेगा, तो सीधे गणित समझिएगा। आप क्या करो, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना शुरू करो जेईई मेंस के। ध्यान सुनिएगा, मेरा मानना है रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। आप क्या करो, क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से शुरू करो, और आप ये स्ट्रेटजी सर तीनों में लगा सकते, तीनों में लगा सकते। अब आप क्या करो, कि आपने क्वेश्चन किए, मान लो आपने 30 क्वेश्चन किए, 30 में से आपके मान लो 20 सही हो गए, 10 गलत हो गए सपोज। अब आप देखो कि जो 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो किन किन चैप्टर के किन किन टॉपिक के हैं, उन टॉपिक को रिवाइज कर लो बस सर। यही बेस्ट है, तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल बेस्ट रिवीजन है, मतलब रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सबसे बेस्ट रिवीजन है। क्यों सारी थ्योरी हम दोबारा पढ़ रहे, टाइम ही नहीं सर, टाइम ही नहीं, क्योंकि आप हर चैप्टर की पूरी थ्योरी पढ़ोगे तो इतना टाइम नहीं है। मतलब रिवीजन का बेस्ट टूल यही है, आपको हर सब्जेक्ट में यही अप्लाई करना है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। भाई इतना आप करोगे ना तो मेरी समझ में आप 4 महीने में बहुत बढ़िया रिजल्ट की तरफ अग्रसित होगे। फर्स्ट मेंस को टारगेट बनाइए आप लोग अच्छे, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए फर्स्ट मेंस में अच्छी रैंक लाना कम मार्क्स में मोर प्रोबेबल है एज कम्पेयर टू द सेकंड मेंस। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, कंपटीशन आपको फर्स्ट मेंस में रिलेटिवली कम मिलेगा सेकंड मेंस के। तो इस चीज को पॉइंट रख करके आप अपना रिवीजन प्लान करिए कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट मेंस में हमें एक अच्छी रैंक लेकर के आनी है, और फिर हम आईटी में लग जाएंगे चुपचाप। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बहुत बढ़िया ले आए तो फिर तो एडवांस ही, एडवांस के क्रैक होने के चांसेस बहुत बढ़। एडवांस का एग्जाम बेसिकली मेरा मानना है कि जो जेईई मेन का एग्जाम है ना वो सिलेक्शन का एग्जाम है। जेईई मेन का एग्जाम सिलेक्शन का एग्जाम है, और एडवांस का एग्जाम रिजेक्शन का एग्जाम है। तो यहाँ सेलेक्ट होते हैं, वहां रिजेक्ट होते हैं। तो आपको अपने को रिजेक्ट होने से बचाना है, अपने आप सेलेक्ट हो गए, ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसलिए आप ईमानदारी से लगिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। आप फोड़ दोगे यार, परेशान नहीं हो, आप फोड़ के आओगे, बट हमेशा पॉजिटिव रहना। निगेटिव चीजें कभी भी माइंड में नहीं आनी चाहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहे। अगर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, 4 ही महीने तो बचे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पिछले 8 महीनों में तो कुछ हुआ ही नहीं, अब 4 महीने में क्या हो जाए। अगर ऐसी कोई बात करता है तो आप प्लीज उनसे दूर रहिए। ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आप पॉजिटिव हैं तो हमारे लिए, आपके लिए हमारी प्लानिंग है। आप पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको मेहनत तो देखिए सर, हम लोग बता सकते हैं कि ऐसे कर लो, मेहनत तो आप ही करनी पड़ेगी भाई। मैं आपकी जगह हम लोग तो एग्जाम नहीं देने जाएंगे सर। वो कहते हैं ना, हम तो कृष्ण हैं, अर्जुन तो आप। बिल्कुल हमसे बताएंगे भैया तीर कहाँ चलाना, गांडी तो नहीं उठाना, तीर तो नहीं चलाना। और देखो बड़े बुजुर्गों ने सर कहा है कि अंत भला सो सब भला। अगर रिमेनिंग 4 मंथ्स आप जी जान लगा देते हो और बहुत अच्छी परसेंटाइल के साथ सेलेक्ट हो जाते हो, तो पिछले 8 महीनों में आपने क्या किया जीवन में कोई नहीं पूछेगा। अंत भला सो सब भला। इसलिए ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, फोड़ के आइए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मोशन जेईई चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।